देखो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे बेटा, है ना, क्योंकि जो राउल्ट का नियम पढ़ेंगे फिर इसी से हम। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है? पहले तो एक बात बताना चाहिए कि वाष्प दाब जो होता है कैसे शो करते हैं? वाष्प दाब और पराशर दाब दोनों ही एक ही शब्द से शो किए जाते हैं, है ना? दोनों ही एक ही शब्द से शो किए जाते हैं। वाष्प दाब भी इसी शो करते हैं, पराशर दाब भी इसी शो करते हैं। अब एक कंफ्यूजिंग ये देती है कि विलयन के वाष्प दाब को कैसे शो करें और विलायक के वाष्प दाब को कैसे शो करें। तो विलयन का वाष्प दाब एस लगा देते हैं और विलायक का वाष्प दाब पीओ लगा देते हैं, है ना? तो ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का वाष्प दाब है। अब पेपर में कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। तो एक तो होता है वाष्प दाब का अवनमन। अगर इतनी बात पूछता है हमसे कि वाष्प दाब का अवनमन, तो हम बताएंगे पीओ माइनस पीएस। और अगर हमसे पूछता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो हम पूछेंगे पीओ माइनस पीएस बटे पीओ। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि पीओ माइनस पीएस बटे पीओ। चाहे वाष्प दाब का अवनमन पूछ ले, अगर वाष्प दाब का अवनमन पूछ लेगा तो हमारा फार्मूला होगा पीओ माइनस पीएस। और अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछ लेगा तो हमारा फार्मूला होगा पीओ माइनस पीएस बटे पीओ। दोनों ही बातें पता होना चाहिए। अब पीओ, ओ क्या चीज है? विलायक के लिए, और एस किसके लिए? विलयन के लिए, है? तो दोनों बातें याद रखना है। एस लगा होता है तो वो विलयन के लिए होता है, अगर ओ लगा होता है तो वो विलायक के लिए होता है? तो लिखो, बोल रहा हूं मैं पहले, हेडिंग ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हेडिंग डालें पहले, लिखे, बोलो, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ लिया। तो एक मिनट, क्या लिखा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ और विलयन का वाष्प दाब पीएस, तो पीओ माइनस पीएस, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखो। तो पीओ माइनस पीएस वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है।
अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। एक बार और समझ लें कि देखो वाष्प दाब का अवनमन पूछेगा तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला बताएंगे पीओ माइनस पीएस, और अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछेगा तो डायरेक्ट हम लगाएंगे पीओ माइनस पीएस बटे पीओ। कई बार ऑप्शन में भी आ चुका है और पेपर में पिछली बारों में पूछ भी चुका है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का जो फार्मूला है वो पीओ माइनस पीएस बटे पीओ। पीओ क्या है बताएं? विलायक का वाष्प दाब, और पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसमें से आता ही है ना। देखो अगला नियम है हमारे पास राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम पता हो चाहिए। डालो हेडिंग राउल्ट का नियम। देखो एक बात बताओ बेटा, कौन कौन से नियम है तुम्हारे सिलेबस में? कौन कौन से नियम है? पहला इस चैप्टर में है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। दो नियम तो इसी चैप्टर में, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। अगले चैप्टर में जाओगे दूसरे चैप्टर में तो फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम, है ना। तो चार नियम है, चारों नियम में से एक नियम बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल देखने मिलता है, इस बार भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2024 में भी, है ना। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे का नियम। तो सबसे मेन बात क्या है कि हम राउल्ट का नियम पढ़ लें। तो पहले सबसे पहले मैंने बात बताई है कि किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो क्या सूत्र है राउल्ट के नियम का? पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, N2 बटे N2 प्लस N1। ये राउल्ट के नियम का फार्मूला है बेटा, और अभी मैंने बताया था ये राउल्ट के नियम का फार्मूला है, और ये किसका सूत्र है और ये किसका सूत्र है? बताएं फटाफट बताएं, ये किसका फार्मूला है और ये किसका फार्मूला है? दोनों के नाम बताएं। ये किसका है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और ये किसका है? किसका मोलेंस? विलेय का या विलायक का? विलेय का मोलेंस। फर्क क्या है कि जो N2 ऊपर है, 2 किसके लिए लगाते हैं? विलेय के लिए लगाते हैं, और N1 ऊपर होता तो विलायक का मोलेंस था। अब N2 ऊपर है तो किसका है? विलेय का मोलेंस। तो अब हमें याद रखना है, दो चीजें हो गई। राउल्ट का नियम याद कर रहे हैं हम, पीओ माइनस पीएस बटे पीओ बराबर N2 अपॉन N2 प्लस N1। ये क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज या मोलेंस। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हम इस टाइप से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहां है? ये क्या लिखेंगे? विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये तुम्हारे पास आया देखो, और हमारे पास फार्मूला क्या है? पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, N2 बटे N2 प्लस N1, है ना। इसी से सूत्र याद कर लिया, राउल्ट का नियम याद हो गया। कैसे? कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नोट करो।
देखो ये तो राउल्ट का नियम था जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बिलियन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आता बेटा राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, मतलब किस बात पे लागू होता है और कहां कहां लागू होता है और कहां लागू नहीं होता, ये पता होना चाहिए। तो नंबर 1 लिखे, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पे लागू होता है, तनु विलयनों पे लागू होता है। तनु विलयनों पे लागू, और सांद्र विलयन से विलयनों से विचलन प्रदर्शित करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। तो पहली सीमा तो यह होगा बेटा कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों से क्या प्रदर्शित करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन जानते हो क्या चीज होती है? विचलन मतलब दूर हटता, क्रिया ही नहीं करता। केवल तनु ही विलयन राउल्ट के नियम का पालन कर सकते हैं, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर सकते। मान लो फैजान आ रिया अपने घर की तरफ से और रास्ते में कोई बड़ा सा ऊंचा सा कुत्ता भागता हुआ आ रिया, तो फैजान जो है खेत में हो जाएगा, एक काट न ले, तो उसे कहते हैं विचलन हो गया, क्योंकि हमें उसे जो है डर लग गया ना, क्योंकि हम उस कुत्ते से लागू नहीं हो सकते, हो सकता है कि वो हमें काट के भाग जाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखे, राउल्ट का लिखे, जो लिखो वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। नोट करें, समझाते हैं अभी। तो पहले तो पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसा आता है, राउल्ट का नियम कैसे कहते हैं, इसकी दो सीमाएं लिखी है। तो राउल्ट के नियम की सबसे मेन सीमा कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब क्रिया नहीं करता। दूसरा, जो पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं, वियोजित मतलब घुलना, जो घुलते हैं टूट जाते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित का मतलब जुड़ना, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। हमें याद करना है राउल्ट के नियम की सीमाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उसके बाद। नेक्स्ट हेडिंग डालें, राउल्ट के नियम द्वारा
राउल्ट के नियम द्वारा आवासशील पदार्थों के अणुभारों की गणना राउल्ट के नियम द्वारा आवासशील पदार्थों के अणुभारों की गणना। बताएं राउल्ट के नियम का सूत्र बताएं। राउल्ट के नियम अनुसार क्या था राउल्ट का नियम का फार्मूला? हमने पढ़ा पीओ माइनस पीएस बटे पीओ N2 प्लस N2 प्लस N1। अब ये राउल्ट के नियम का फार्मूला है। अभी हमने क्या बताया कि राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है, तनु विलयन पे या सांद्र विलयन पर? तनु विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। अच्छा, दोनों विलयनों में फर्क क्या है? मैंने शुरू में बताया तनु विलयन में क्या फर्क है और सांद्र विलयन में क्या फर्क है, बताएं जरा। तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। यह फर्क है दोनों में, है कि तनु विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है। तो तनु विलयन में क्या चीज है? सलमान बता क्या बात होती है तनु विलयन में? तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है। जब विलय की मात्रा कम होगी तनु विलयन के अंदर तो किसके मोलों की संख्या कम होगी? लगाए दिमाग। अगर मान लो तनु विलयन है और तनु विलयन कब बनता है? जब विलय की मात्रा कम होती है। तो जब विलय की मात्रा कम होगी तो विलयन के अंदर किसके मोल कम होंगे, विलय के या विलायक के? अरे जब विलय की मात्रा कम है तो विलय के मोल ही तो कम होंगे, है भाई। तनु विलयन में विलय के मोल ही तो कम होंगे और किसके ज्यादा होंगे? विलायक के ज्यादा होंगे। तो यदि हम ऐसा कर लें कि ये जो N2 प्लस N1 है इसमें क्या कम है, N2 कम है या N1? भाई मान लो कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पे लागू होता है, तनु विलयनों के लिए ऐसे लिख दें हम, तनु विलयनों के लिए तो N2 प्लस N1 में से क्या कम होगा तनु विलयन में? N2 कम होगा। N2 प्लस N1 की जगह हम क्या रख दें? N1 रख दें, क्योंकि राउल्ट का नियम तनु विलयन पे लागू होता है और तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। जब विलय की मात्रा कम होती है तो विलय के मोल भी कम होंगे। तो नगण्य मान लिया हमने इसे N2 को, नगण्य मतलब शून्य मान लिया हमने। तो N2 प्लस N1 की जगह हमने क्या रख दिया? N1 रख दिया हमने। तो यहां पर हम क्या रख दें? N1। तो यहां पर रखा हमने N2 प्लस N1। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि N2 बराबर होता क्या है? W2 और M2। और N1 बराबर क्या होता है? W1 बटे M1। ये दोनों मान यहां रख दें। N2 की जगह क्या रख दें उठा के? W2 और M2। और N1 की जगह क्या रख दें हम? W1 अपॉन M1 रख दें यहां पे। तो PO माइनस PS बटे PO N क्या आएगा? W2 M2 और W1 और M1 कहां जा रहा है? N2 की जगह रख दिया W2 और M2, N1 की जगह रख दिया हमने W1 और M1। तो इसमें से कौन सी चीज नीचे आएगी, कौन सी चीज ऊपर आएगी? देखो ये M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर पहुंचेगा। तो PO माइनस PS बटे PO W2 M1 और W1 और M2। अभी तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इसी से होंगे। सभी के दिमाग में पड़ जाए कि PO माइनस PS बटे PO इक्वल टू W2 इंटू M1 और W1 इंटू M2। ये तो राहुल का नियम था, है ना?
और मैं तुम्हें बता रही था बड़े बड़े बेवकूफ बच्चे पढ़े। पता है कल क्या हुआ, एक बच्चे का सेंटर जो है बादली जीआईसी में था, पेपर देने आया वो सनराइज में, है ना। तो ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़े ना, है ना, उन्होंने कभी एंट्री नहीं देखी, सिर्फ क्या है किताबें ली और क्वेश्चन बैंक खोली उसी दिन और जो चले गए। जैसा हमारा पहचान भी है, मजा आया गिरिया के भाई सर, अरे रोल नंबर सही ना सर, अरे जब सेंटर तेरा यहाँ है तो रोल नंबर भी यही होगा, है ना, तो रोल नंबर थोड़ी उड़ जाएगा। नोट करो।
देखें, सिर्फ एक ही शब्द का तो अंतर है। अगर राहुल के नियम का पालन नहीं करता है तो अनादर्श विलयन कह दो, और राहुल के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन कह दो। एग्जाम्पल पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। आदर्श विलयन में कहीं ना कहीं या तो उसका सेम सूत्र होगा या उसके नाम में सेम होगा, और अनादर्श विलयन में दोनों ही तरफ के जो है सूत्र भी अलग होंगे और नाम भी अलग होंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, दोनों को मिला दें तो कैसा विलयन बनेगा? आदर्श विलयन। अगर वो कहने लगा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, दोनों को मिला दें तो कैसा विलयन बनेगा? आदर्श विलयन है। तो कहीं ना कहीं ये हमें फर्क याद होना चाहिए। पेपर में आ गया कि निम्न में से आदर्श विलयन है या निम्न में से अनादर्श विलयन है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे आदर्श विलयन कौन सा है और अनादर्श विलयन कौन सा है। चलो इतने दो आ जाएंगे।